नमस्कार, मैं हूं विशाल शर्मा और आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल। मनी सेंट्रल में हम बात करते हैं सरकारी नीतियों की, आपकी जेब की और देश दुनिया की कारोबारी जगत से जुड़ी अहम खबरों की। मेरे साथ इस शो में होते हैं मेरे सहयोगी और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार प्रवीण शर्मा साहब, जिनके साथ हम इन तमाम मसलों को आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए करते हैं आज के मनी सेंट्रल की शुरुआत। पिछले 24 घंटे में 3 ऐसी बड़ी खबरें आई जिसका असर आपकी जेब, आपकी इनकम और देश की इकोनॉमी पर पड़ने वाली। आज का मनी सेंट्रल इन्हीं 3 मसलों के इर्द गिर्द रहने वाला है। सबसे पहले बात होगी देश के सेहत की, आर्थिक हालात की, यानी ग्रोथ की। इसके बाद चर्चा करेंगे नए सेबी प्रमुख के बारे में। कौन है? तुहीनकांत पांडे। इनके नियुक्ति के पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है? पदभार संभालने के बाद इनके सामने कौन कौन सी चुनौतियां होंगी? और अंत में बात करेंगे 7 करोड़ ईपीएफओ मेंबर्स की, जिनको सरकार ने बड़ी राहत दी है। 8वें वेतन आयोग, 12 लाख तक की कमाई पर 0 टैक्स के बाद सरकार ने मिडिल क्लास को कैसे बड़ी राहत देने की कोशिश की, आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए करते हैं आज के मनी सेंट्रल की शुरुआत। दिसंबर तिमाही के ग्रोथ के आंकड़े आ गए हैं। सितंबर तिमाही के मुकाबले ये राहत लेकर आए हैं। तीसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 6.2% रही, जो कि उम्मीद के मुताबिक है। अप्रैल से जनवरी के दौरान भारत का फिस्कल डेफिसिट 11.7 लाख करोड़ रहा है। सालाना टारगेट के 75.5% पर पहुंच गया फिस्कल डेफिसिट। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ अभी भी मुश्किल बनी हुई है, जहां सिर्फ 3.5% की ग्रोथ नजर आई। प्रवीण सर, मेरा आपसे सवाल है कि ग्रोथ के आंकड़ों को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ग्रोथ के आंकड़े जब आए हैं तो एक बड़ी राहत लेके आए हैं। हालांकि उम्मीद के मुताबिक है, 6.5% से थोड़ी कम, 6.3%, 6.2% को लेके अलग अलग पोल्स में, अलग अलग सर्वे में अलग अलग इकोनॉमिस्ट इस बात का अंदाज़ा दे रहे थे कि इस तरह के ग्रोथ के नंबर हो सकते हैं। और जब आज सरकार ने तिमाही ग्रोथ के आंकड़े जारी किए, दिसंबर तिमाही ग्रोथ के, तो वो 6.2% पे निकल कर आए। सरकार ने 6.5% इस फिस्कल में ग्रोथ का नंबर बताया है। जो पहले एनएसओ ने फर्स्ट एडवांस एस्टीमेट दिया था, उसमें जो 6.4% का एस्टीमेट था, उससे थोड़ा सा ज़्यादा है। एक तरह से ये सरकार के लिए और पूरे देश के लिए राहत की बात है कि ग्रोथ में हमने रिकवरी देखी है, क्योंकि जो सितंबर तिमाही के नंबर थे 5.4% के, वो नंबर ऐसे थे जिनसे पूरे सरकारी हलके में, आम देश में, पूरे में एक बेचैनी, एक खलबली पैदा हुई थी कि क्या देश एक स्लो डाउन की तरफ बढ़ रहा है। एक यूबीएस की रिपोर्ट आई थी जिसमें साफ तौर पे कहा गया था कि भारत एक स्ट्रक्चरल स्लो डाउन का शिकार हो रहा है। और कंजम्पशन को लेके बड़े सवाल उठ रहे थे, चाहे शहरी हो चाहे रूरल हो। खपत नहीं बढ़ रही थी, लोगों के पास खर्च करने को लेके इश्यूज थे, वो चीज़ें निकल कर सामने आ रही थी। और अब जब जो नंबर आया है 6.2% का, वो नंबर ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं अब खपत का जो चिंता थी वो कम हुई है। महंगाई का जो मामला था उस पर थोड़ी सी राहत मिली है, शायद लोगों के पास पैसे बढ़े हैं। और जो अलग अलग सेगमेंट है इकोनॉमी के, मसलन एग्रीकल्चर सेक्टर हो, वहाँ 5.6% की ग्रोथ रही है, या आपका कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो, वहाँ अच्छी ग्रोथ दिखाई दी है। ये कुछ जो पैमाने हैं वहाँ पे हमको कुछ अच्छी चीज़ें नज़र आई हैं। लेकिन चिंता की बात है एक बड़ा, वो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जहाँ पे की ग्रोथ 3.5% है, जो कि पिछले साल के मुकाबले जो 14% थी, अगर हम दिसंबर तिमाही में देखें, बहुत कम है। इसी तरह से आपको जो फिस्कल डेफिसिट का डेटा आप बता रहे हैं 74.5% का रहा है, वहाँ पे भी एक बढ़ता हुआ दिख रहा है। क्या वो एक कंसर्न है? इस चीज़ को लेके भी सवाल पैदा हो रहे हैं। सर, इस जो ग्रोथ के आंकड़े आए उसके बाद सीए साहब का भी एक बयान आया है, उसको महाकुंभ से मैं जोड़ना चाहूँगा। उस पर आपके क्या कोई वैल्यूएबल पॉइंट्स अगर आए पाएंगे कि नहीं? नहीं, बिल्कुल। जो उन्होंने कहा है कि महाकुंभ की वजह से भारत को इस फिस्कल में 6.5% की ग्रोथ हासिल करने में मदद मिलेगी, ये उन्होंने कहा है। अलग अलग जो अनुमान है जिनमें कहा गया है कि 3 लाख करोड़ रुपए का जीडीपी को योगदान देगा कुंभ, वो सारी बातें हैं। देखना होगा कि आगे के जो जनवरी, फरवरी और मार्च का जो नंबर आता है वो किस तरह का नंबर आता है। लेकिन जो इंडिकेटर्स हैं वो कुछ इस तरह के संकेत दे रहे हैं कि रिकवरी अच्छी खासी है, चाहे ई वे बिल हो, चाहे जीएसटी के नंबर हो, चाहे कार सेल्स के नंबर हो,
वो बता रहे हैं। सरकार ने भी ये कहा है कि जो रूरल कंजम्पशन है उसमें एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी दिखाई दी है और इस वजह से एक अच्छा ग्रोथ का नंबर तीसरी तिमाही में नजर आया है। सरकार ने यह भी कहा है कि जो फार्म प्रोड्यूस है यानी एग्रीकल्चर सेक्टर है वहाँ पे अच्छा मॉनसून रहा है और अच्छी हार्वेस्ट का फायदा ओवरऑल इकोनॉमी को होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि कुछ जो इकोनॉमिस्ट हैं वो इस बात को लेकर सवाल उठा रहे हैं, जैसे अभी हमारी बात हो रही थी प्रोफेसर अरुण कुमार के साथ जी, उन्होंने भी कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें कही। उन्होंने कहा कि हमारे जो नंबर्स के रिवीजन हैं वो क्या है, उस पर उन्होंने सवाल उठाए। उन्होंने एक और बात अहम कही थी कि क्या पिछले जो साल थे, पिछला साल जो था वहाँ पे जो 14% का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अपटिक दिखाई दिया था, ग्रोथ दिखाई दी थी, वो क्या वाकई वैसी थी? क्या 8.2% का सालाना जीडीपी ग्रोथ का नंबर था वो क्या वाकई है, या ये आंकड़ों को हम जिस तरह से देख रहे हैं वो वैसा है? हेरा फेरी की बात नहीं कहूँगा, लेकिन हम सरकार किस तरह से उन आंकड़ों को दे रही है, अचानक से इतना बड़ा स्लम्प आना, या पीछे 14% का मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ था और अब अचानक से ऐसा क्या हुआ कि वो 3.5% पर रह गया? इस बिटवीन में इतने एक साल के भीतर क्या चीजें बदली हैं, ये बात एक देखने वाली बात है। डाउनसाइड जो रिस्क है इस वक्त पूरे इकोनॉमी के लिए वो है ट्रंप का टैरिफ का कार्ड। वहां पे टैरिफ को लेके जो ग्लोबल अनसर्टेनिटीज हैं उसको लेके किस तरह की रूपरेखा तय होती है? क्या सरकार अगले 6 से 8 महीने के भीतर जो बार बार बात एक कह रही है कि हम अमेरिका के साथ एक मदर ऑफ ऑल डील्स करने की तरफ बढ़ रहे हैं, क्या वहां भारत ऐसा कर पाने में सफल होगा? क्या रेसिप्रोकल टैरिफ को से निपटने में हम कामयाब होंगे? क्या दोनों देश जब बैठेंगे तो जो टैरिफ को लेके जो भारत से रियायतों की उम्मीद अमेरिका कर रहा है, क्या भारत उनको दे पाने में सक्षम होगा? क्या एमएसएमई सेक्टर, क्या एक्सपोर्ट आधारित जो सेक्टर हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर है, मशीनरीज हैं, कार हैं, इन सेक्टरों में, टेक्सटाइल है, इन सेक्टरों में क्या टैरिफ पे अगर हम किसी तरह की रियायतें देते हैं तो क्या ये सेक्टर उन रियायतों को बाद खुद को सरवाइव करने में या टिके रहने में इंटरनेशनल मार्केट में सफल होंगे? ये भी देखने वाली एक बड़ी बात होगी और ये ग्रोथ के लिए भी एक फैक्टर साबित होगा। जी, अब सर एक जो और चिंताजनक बात है उस पर भी मैं चर्चा करना चाहूँगा। देखिए, जो आंकड़े आए हैं उसमें ये दिखा कि फिस्कल डेफिसिट बढ़ा है, सरकार की जो चिंताएं हैं, मुश्किलें हैं वो बढ़ी है। मेरा ये सवाल है कि मैं इसको जोड़ना चाहूँगा आरबीआई के रेट कट से। क्या इस नंबर की वजह से सर, क्या वहाँ रेट कट का जो प्रोसेस है वो धीमा हो सकता है या नहीं? देखिए, फिस्कल डेफिसिट पर अभी चिंता नहीं है। उसकी वजह यह है कि सरकार पिछले 3-4 साल में फिस्कल डेफिसिट को लगातार कंट्रोल करती हुई दिखी है। जो नंबर थे 6.7% के 2021-22 के अराउंड, वहां से घट के अब फिस्कल डेफिसिट 2025-26 के लिए सरकार ने 4.4% कर दिया, जो कि जिसका टारगेट 4.5% था। तो सरकार फिस्कल डेफिसिट के मोर्चे पे मजबूती से काम कर रही है। वहां पे अभी फिक्र की कोई बात नहीं है। दुनिया के बहुत कम देश होंगे जहां पे कि फिस्कल जो डेफिसिट है उसको कंट्रोल किया गया है। सरकार ने केपेक्स बढ़ाया है, ये एक बड़ी बात है। आरबीआई के रेट कट की जब हम बात करते हैं तो हमको देखना पड़ेगा कि महंगाई की सिचुएशन क्या है। इस साल के लिए 4.8% का आरबीआई का अनुमान है और अगले साल के लिए 4.2% का अनुमान है। अगर अगले साल 4.2% के एवरेज पे महंगाई रहती है तो माना यह जा रहा है कि आरबीआई का अब पूरा फोकस ग्रोथ पे रहेगा। लिक्विडिटी लगातार आरबीआई डाल रहा है बैंकिंग सिस्टम में। कर्ज लेने की जो, बांटने की जो शर्तें हैं उनको आसान बना रहा है और माना यह जा रहा है कि अप्रैल में रेट कट हो सकता है और उसके बाद अगले 2-3 चरण में और रेट कट को आरबीआई कर सकता है, अगर बाकी की जो परिस्थितियां हैं, माहौल है, वो अगर आरबीआई के रेट कट के हिसाब से अनुकूल रहता है तो। प्रवीण सर, अब मेरे एक और 2 सवाल हैं। रुपए की गिरावट, फॉरेक्स रिजर्व की गिरावट और इन्फ्लेशन, इन तीनों मुद्दों को भी आप कैसे देख रहे हैं नंबर्स के साथ? नहीं, बिल्कुल। देखिए, रुपए की गिरावट पिछले साल से, अब आप इसको समझिए, पिछले साल के आखिर तक ऐसा लग रहा था कि आरबीआई नहीं चाहता कि करेंसी मार्केट में वो कुछ दखल दे, इसको फ्लेक्सिबल रखे रुपए को। और ये जब नए गवर्नर आए थे तब भी इस तरह के संकेत आए थे कि शायद रिजर्व बैंक
करेंसी मार्केट में कोई दखल नहीं देना चाहता, रुपए को वो मार्केट फोर्सेस पे छोड़ना चाहता है। लेकिन फिर $4 बिलियन का उन्होंने डॉलर बेचा। एग्जैक्टली उसके बाद जब रुपए में गिरावट आई, जब 87 का लेवल ब्रीच कर दिया रुपए ने, और जब ये दिखा कि चूंकि हम एक लार्जली एक इंपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी है जहाँ पे हम क्रूड का और बाकी चीज़ों का इंपोर्ट करते हैं, तब शायद आरबीआई को अब समझ में आया कि हमको यहाँ पे अब दखल देना होगा। और जैसा आपने बताया कि $4 अरब की बिकवाली की, तो वो ये बता रहा है कि अब रिजर्व बैंक रुपए को बचाने की या संभालने की कोशिश कर रहा है। रुपए की गिरावट एक बड़ा फैक्टर है इस बात का लिए भी कि एफआईआई मार्केट छोड़ के जा रहे हैं। कई रिपोर्ट्स में इस बात का हवाला दिया गया है कि जो अमेरिकी मार्केट में रिटर्न मिल रहा है, रिस्क फ्री रिटर्न, वो इंडियन मार्केट के मुकाबले अब बेहतर हो गया है। भारतीय बाजार में विदेशी निवेशक करीब 15% रिटर्न की उम्मीद करते हैं। और अब जब रुपए की डेप्रिसिएशन दिख रहा है और अमेरिका में बॉन्ड यील्ड 4.5% के राउंड है और भारतीय रुपए की 5.5% का अगर डेप्रिसिएशन जोड़े तो उनको अमेरिकी बाजार में करीब 9-10% का रिटर्न मिल रहा है। इंडियन मार्केट में वैसा नहीं मिल रहा है। इस आधार पर जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो भी बाजार छोड़ के जा रहे हैं। तो ये एक रुपए की गिरावट की एक बड़ी फिक्र एफआईआईज के इन्वेस्टमेंट से भी जुड़ी हुई जान पड़ती है। जी, चलिए अब बात करेंगे नए सेबी चीफ की। माधवीपुरी बुच का 3 साल का जो कार्यकाल है 1 मार्च 2025 को खत्म हो रहा है, यानी कल। इससे पहले सरकार ने ओडिशा कैडर के 1987 बैच के आईएएस ऑफिसर तुहीन कांत पांडे को नया सेबी प्रमुख बना दिया। अब तुहीन कांत पांडे को ही क्यों चुना गया? क्या सरकार के पास चंद ट्रस्टेड ब्यूरोक्रेट्स हैं, यानी सरकार के पास सीमित ऑप्शन है क्या? इसके अलावा माधवीपुरी बुच की क्या क्या उपलब्धियां थी, अचीवमेंट्स थी, उसको भी समझेंगे। तो सर, आपसे सवाल है कि नए चीफ के सामने क्या क्या चुनौतियां होंगी? बिल्कुल, देखिए, तुहीन कांत पांडे, पहली बात ये समझिए कि ही इज़ अ सीजन्ड ब्यूरोक्रेट। फाइनेंस मिनिस्ट्री दीपम में वो रहे, उनके खाते में एयर इंडिया के डिसइन्वेस्टमेंट का है की अचीवमेंट है। उनके खाते में कुछ ऐसे जो डिसइन्वेस्टमेंट रिलेटेड प्रोसेसेस हैं जहां पे कि कंपनियों को सीधा सीधा उनका डिसइन्वेस्टमेंट किया गया, उनके असेट्स को अलग किया गया और प्लेन कंपनी को अलग से किया गया। ऐसा हमारे भी जो सूत्र है जो उस हिसाब से, तो वो एक बड़ी उपलब्धि रही है कंपनियों के डिसइन्वेस्टमेंट को लेके। पिछले साल जब टीवी सोमनाथन फाइनेंस सेक्रेटरी थे, उनकी अगुवाई में पिछला जुलाई का बजट आया, उसके बाद उनको कैबिनेट सेक्रेटरी बनाया गया। जब कैबिनेट सेक्रेटरी का पद खाली हुआ और उस पोजीशन पर फाइनेंस मिनिस्ट्री में फाइनेंस सेक्रेटरी की पोजीशन पर तुहीन कांत पांडे को लाया गया। अब जब सेबी चीफ का टर्म 3 साल का पूरा हुआ है तो तुहीन कांत पांडे को इस पद पर लाया गया है। इसके मायने साफ हैं। सरकार सेबी को लेके, सेबी का चूंकि करोड़ों इन्वेस्टर्स का भरोसा सेबी पर है, उनके इन्वेस्टर्स के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार नहीं चाहती कि किसी भी तरह का किसी भी शख्स की क्रेडिबिलिटी के ऊपर कोई ऐसा आरोप या ऐसी चीज हो जो कि सेबी के जो की साख है उसको लेके थोड़ा गड़बड़ हो। तो उस लिहाज से सरकार ने सबसे ट्रस्टेड, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति को सेबी चीफ बनाने का फैसला लिया है। ये चीज आप समझ लीजिए। अब जो चुनौतियां हैं, एक बड़ी चुनौती तो है सेबी की साख को बरकरार रखने का। जो पिछले साल से कुछ आरोप लगे थे सेबी चीफ माधवीपुरी बुच पर, वहां से उसको क्रेडिबिलिटी को फिर से बनाने का एक बड़ी चुनौती होगी उनको। एक बात है, ट्रस्ट पैदा करने की चुनौती होगी तुहीन कांत पांडे पर। दूसरी चीज होगी सेबी में इंटरनल जो उनके एम्प्लॉयज हैं, जिन्होंने खुद सेबी चीफ माधवीपुरी बुच पर भी आरोप लगाए थे, सख्ती वाले बिल्कुल उसका आरोप लगे थे, वहां पे भी उनको साथ लेकर चलने और नए रिफॉर्म्स की तरफ आगे बढ़ने के कुछ प्रयास करने होंगे तुहीन कांत पांडे को। ये चीज यहाँ पर हम देख सकते हैं। जी सर, तुहीन कांत पांडे जी की अगर मैं प्रोफाइल की बात करूं तो सर उन्होंने 2025-26 के बजट पर भी काम किया है, मतलब केंद्रीय बजट को आकार देने में उनकी भूमिका थी। नया आयकर विधेयक, उन्होंने 1961 के आयकर अधिनियम को बदलने के उद्देश्य से एक नया आयकर विधेयक का मसौदा तैयार करने में योगदान दिया। तीसरी बात है कि आपने दीपम का बात कर नहीं लिया। उसके बाद एक पॉइंट था सर एयर इंडिया का निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन। आप इस पर भी कुछ अगर पॉइंट ऐड करना चाहें सर। नहीं, एयर इंडिया का प्राइवेटाइजेशन सरकार का एक बड़ा टास्क था।
लाखों करोड़ के घाटे में वो कंपनी थी जिसमें सरकार को बार बार पूंजी डालनी पड़ रही थी। एयर इंडिया को चलाए रखने के लिए कोशिशें सरकार बहुत लंबे वक्त से कर रही थी कि किसी तरह से एयर इंडिया का डिसइन्वेस्टमेंट हो, लेकिन उसको खरीदने के लिए पार्टियां तैयार नहीं थी, क्योंकि बेहेमौत था। उसके कर्जों का क्या होगा, बाकी चीज़ों का क्या होगा, असेट्स का क्या होगा, वो एक कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन था एयर इंडिया को बेचना। तो हिंदकांत पांडे की अगुवाई में दीपम ने वो काम किया जहां पे कि एयर इंडिया को बेचा गया, उसकी असेट्स को अलग किया गया। एयर इंडिया को प्लेन एक कंपनी के तौर पर बेचने का जो टाटा को का काम रहा, वो तो हिंदकांत पांडे की अगुवाई में हुआ, और वो एक बड़ा टास्क था। जी चलिए, तो अब आप बात करते हैं 7 करोड़ ईपीएफओ। हालांकि यहाँ सेबी चीफ, जो मौजूदा सेबी चीफ हैं माधवीपुरी बुच, उनकी भी हमको एक बार चर्चा जरूर करनी चाहिए। उनके अचीवमेंट्स की साथ, बिल्कुल, उनके अचीवमेंट की, उनके कार्यकाल के दौरान किस तरह की चीजें हुई, उसको भी हमको एक बार जरूर देखना होगा। माधवीपुरी बुच को का टर्म भले खत्म हुआ हो, सरकार ने उनकी जगह तुहिनकांत पांडे को बिठाया हो, लेकिन आप समझिए कि उनके कार्यकाल में 600 से ज्यादा ऑर्डर आए, 200 से ज्यादा कंसल्टेशन पेपर पेश किए गए। माधवीपुरी बुच के कार्यकाल में सेबी ने कई बड़े रिफॉर्म किए। F&O में रिफॉर्म किया गया। उनका एक बहुत बड़ा जो अचीवमेंट था वो था एक शॉर्टर सेटलमेंट का साइकिल लेके आना। T+1 के साइकिल में मार्केट आया, जो कि पहले T+2 में था, और उनके ही रिजीम में इस बात की तरफ भी प्रयास हुए कि इसको सेम डे सेटलमेंट किया जाए। आज आपने शेयर खरीदा, आज आपको डिलीवरी में वो शेयर आपके खाते में आ जाएगा। इस तरह की अचीवमेंट उनके खाते में है। इसके अलावा जो ट्रेडर्स हैं, जो रिटेल पार्टिसिपेशन है, वहाँ पे रिटेलर इन्वेस्टर्स का पैसा ब्रोकर्स के खाते में ना पड़ा रहे, उसके पैसे का मिसयूज ना हो, उसके लिए भी उन्होंने कदम उठाए। म्यूचुअल फंड में इनसाइडर ट्रेडिंग का नियम लाने की बात हो, या सबसे ताज़ा तरीन 250 रुपए की सिप को लॉन्च करने वाला बात हो, माधवीपुरी बुच की अचीवमेंट कम नहीं है। बस उनके खाते में एक बड़ी चीज ये आई कि अडानी ग्रुप की जो जांच थी उसको लेकर उन पर बड़े सवाल उठे कि क्या सेबी अडानी ग्रुप की ठीक से जांच कर रहा है या नहीं। ये एक उनको लेके सवाल उठे थे, और शायद वहीं सरकार को भी ये लगा कि हम सेबी के ऊपर किसी तरह का कोई प्रश्न चिन्ह नहीं चाहते हैं, और इसीलिए जो सबसे सीजन्ड ब्यूरोक्रेट सरकारी हल्के में है वहां उनको लाया गया। लेकिन एक सवाल यहाँ और भी उठता है विशाल, प्लीज। सवाल ये उठता है कि क्या सेबी जैसे अहम संस्थान पे के चीफ के लिए क्या सरकार के पास कोई और विकल्प थे या नहीं? क्या सरकार के पास कुछ चुनिंदा ब्यूरोक्रेट्स ऐसे हैं जिनको सरकार कर 4 नाम निकाल पा रहा हूं सर। देखिए, टीवी सोमनाथन, तुहिनकांत पांडे, शक्तिकांत दास और संजय मल्होत्रा। बिल्कुल, इन्हीं के इर्द गिर्द जो देश की जो संस्थाएं, प्रमुख संस्थाएं, उनका बागडोर, उनका जो बागडोर है इन्हीं के हाथों में है। बिल्कुल, ये 3-4 जो ब्यूरोक्रेट्स हैं सारे फाइनेंस मिनिस्ट्री से रिलेटेड हैं। संजय मल्होत्रा, तो इसका ये भी पक्ष समझाइएगा, सारे फाइनेंस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, तो इसका क्या मतलब सार निकलता है? क्या सरकार क्या इकोनॉमी को रिवैम्प करने के लिए, उसके पहिए को और चलाने के लिए सब जगह पे फाइनेंस के लोगों को डाल रही है? बिल्कुल, सरकार ने अपने सारे इंजन फायर कर दिए हैं, खोल दिए हैं। इकोनॉमी पे जो 5.4% का झटका लगा, सरकार उसको किसी कीमत पर हल्के में नहीं लेना चाहती। चाहे आम लोगों को राहत देने की बात हो कि 12 लाख रुपए तक टैक्स फ्री करना है कमाई को, या 8वां वेतन आयोग लेके आना, या यूनिवर्सल पेंशन स्कीम की बात करनी हो, या अब आकर जो पीएफ से जुड़े हुए मेंबर्स हैं 7 करोड़ से ज़्यादा, उनको 7,500 रुपए की पेंशन देने की बात हो, सरकार ने फुल स्पेक्ट्रम में अपनी नीतियों को, रिफॉर्म्स को लेके आने का फैसला किया है। और उसी सिलसिले में ये जो सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, सीजन्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं, इनको देखिए आरबीआई गवर्नर के पोजीशन पे बिठाया गया जब शक्तिकांत दास का दिसंबर में टर्म खत्म हुआ। लेकिन शक्तिकांत दास का दिसंबर में टर्म खत्म हुआ तो फरवरी में उनको लेकर आ गई सरकार प्रिंसिपल सेक्रेटरी बना के, क्योंकि पोस्ट क्रिएट किया गया सर। बिल्कुल, प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2 की पोजीशन पे उनको लेके आए। वजह एक बहुत बड़ी ये थी कि ट्रंप का टैरिफ रिजीम को कैसे हम डील करेंगे,
भारत में जो पूरा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है उसको किस तरह से रिवैम्प चर्निंग उसमें किस तरह के करनी है, बड़े रिफॉर्म की सरकार कैसे तैयारी कर रही है, इसके भी एक संकेत शक्तिकांत दास के अपॉइंटमेंट से मिलता है। और सेबी जो करोड़ों इन्वेस्टर्स से जुड़ा हुआ जिसका पूरा कार्यक्षेत्र है, वहाँ पे तुहिनकांत पांडे की मौजूदगी, उनको अपॉइंट करना, ये दिखाता है कि सरकार कॉरपोरेट या किसी और सेक्टर से आए व्यक्ति पर भरोसा नहीं कर रही। सरकार को लगता है कि हमारे जो ट्रस्टेड लोग हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जिनको समझ है, वहां पे उनको लगाया जाए। जैसे भल्ला साहब को वहां का राज्यपाल, अजय भल्ला जो गृह सचिव थे उनको मणिपुर का राज्यपाल बनाया गया और वहां पे राष्ट्रपति शासन को लागू किया गया। क्राइसिस का माहौल है वहां पे और उसको डील करने के लिए सरकार ने एक बड़े ट्रस्टेड हैंड को लगाना उचित समझा। चलिए सर, अब और आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं 7 करोड़ ईपीएफओ मेंबर्स की। ईपीएफओ ने 2024-25 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफ के डिपॉजिट्स पर 8.25% की ब्याज दर को बरकरार रखा है। ईपीएफओ ने ब्याज दर को ऐसे समय भी बरकरार रखा है जब शेयर बाजार में लगातार गिरावट हो रही थी। खबरें यह भी आ रही थी कि सरकार ब्याज दरों में कमी कर सकती है, लेकिन सरकार ने यह कदम क्यों उठाया, आइए जानते हैं। सर, सरकार 8वें वेतन आयोग 12 लाख तक की कमाई पर जीरो टैक्स के बाद मिडिल क्लास को राहत देने के लिए क्या पीएफ के ब्याज दर को जस का तस रखा है, या इसके पीछे कोई और लॉजिक है? नहीं, देखिए, जाहिर तौर पर यह बात बिल्कुल सही है कि सरकार ने जब पिटारा खोला है तो वो एक के बाद एक अपने ऐलान कर रही है, चाहे 12 लाख की बात हो या दूसरे ऐलानों की बात हो। और अब उसी सिलसिले में जो ईपीएफओ का ब्याज दर का रिटेन किया है ब्याज दर को 8.25% पे, ये एक बड़ा कदम है। जब ब्याज दरें नीचे के लेवल पे जा रही हैं उस वक्त पे अगर 8.25% का इंटरेस्ट रेट को कायम रखा गया है तो ये वाकई एक बड़ी एक तरह से कहें 7.5 करोड़ के आसपास जो एम्प्लॉयज़ हैं ईपीएफ से जुड़े हुए, उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि माना यह जा रहा था कि 8% या उससे थोड़ी ज़्यादा का ब्याज दर को सरकार इस पे या ईपीएफओ तय कर सकता है। सर, ये भी खबरें आ रही थी, कल भी हम लोग इस खबर पर बने हुए थे, कहा जा रहा था कि देखिए शेयर बाजार में जो गिरावट है, बॉन्ड यील्ड्स में जो गिरावट है, या अधिक जो रिडम्पशन कर लिया गया है, इस वजह से सरकार जो है इसकी जो ब्याज दरों में कटौती कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। क्या कारण आप देख रहे हैं सर? क्या अधिक पैसे जो है लोगों के पास रहे, या इसकी साख को बचाए रखना? नहीं, बिल्कुल। देखिए, करोड़ों चूंकि उसके मेंबर हैं, 7 करोड़ से ऊपर मेंबर हैं, और सरकार नहीं चाहती इस वक्त की, जैसा कि एक और जो खबरें इस तरह की भी आई हैं कि एक रिजर्व सरकार बनाना चाहती है पीएफ का, जहां पे कि इंटरेस्ट रेट को स्टेबलाइज किया जा सके, बहुत बड़े बदलाव न हो साल दर साल आधार पर। तो एक रिजर्व फंड बनाने की बात है, लोगों को स्टेबल रिटर्न मिलते रहे पीएफ पर, क्योंकि लाखों करोड़ों लोगों का भरोसा है, उसका पैसा वहां पे जाता है, तो सरकार वहां पे किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती। एक पिछले साल भी प्रस्ताव आया था जहां पे कि शेयर बाजारों में पैसा लगाने की बात थी पीएफ के पैसे को, लेकिन सरकार ने अभी तक, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अभी तक उस पर कोई फैसला नहीं लिया, और ऐसा लगता नहीं है कि हाल फिलहाल में ऐसे किसी प्रस्ताव को सरकार मंजूरी देगी। तो लोगों को, जो एम्प्लॉयज़ हैं, कर्मचारी हैं, उनको राहत देने का एक बड़ा सरकार का कदम यहाँ पे दिखाई देता है, जैसा कि 12 लाख तक का टैक्स फ्री करने की बात जो ऐलान किया गया, वहां से भी हमने उस चीज को देखा। अब प्रवीण सर, एक और खुशखबरी पर भी आप चर्चा कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि पेंशन जो है ईपीएस 95 उनका जो पेंशन है, न्यूनतम पेंशन, वो 1,000 रुपये से बढ़कर 7,500 रुपये किया जा सकता है, यानी आंकड़ों में समझें तो 7.5 गुना किया जा सकता है। इस पर भी आपसे राय लेना बिल्कुल, ये तो हमने कल के अपने मनी सेंट्रल में इसको डिस्कस किया भी था। और ये पेंशन, देखो सरकार, मैं वही बात कह रहा हूँ जो हम, जिस चीज़ को हम अभी डिस्कस कर रहे थे, ब्यूरोक्रेट्स, अहम ब्यूरोक्रेट्स को अहम पोजीशंस पर लाकर, और सरकार ग्रोथ और आम लोगों के पास पैसे देने की अब एक बड़ी मुहिम, एक बड़े रिफॉर्म की तरफ सरकार ने कदम बढ़ाया है। पहले जो सोच थी कि रेवेन्यू किस तरह से कलेक्ट किया जाएगा, टैक्स किस तरह से कलेक्ट किया जाएगा, अब सरकार शायद एक दूसरी स्ट्रेटजी पे काम कर रही है, जहां सरकार को ये लगता है कि अगर लोगों के पास पैसा होगा तो वो खर्च करेंगे और वो वापस में सिस्टम में पैसा आएगा और अंततः सरकार को टैक्स के तौर पर मिलेगा और इकोनॉमी की रफ्तार भी बढ़ेगी। क्योंकि पीछे के वक्त में जो हायर टैक्स के और लोगों को महंगाई की वजह से परेशानी हुई, उसके नतीजे सरकार ने देखे जब हमने ग्रोथ को सबड्यूड होते हुए, सुस्त होते हुए देखा। अब सरकार ये चाहती है कि यहाँ पे हम तेजी लाएं।
इसी सिलसिले में चाहे यूनिवर्सल पेंशन स्कीम के प्लान की खबरें हों कि सरकार एक ऐसी अम्ब्रेला पेंशन स्कीम लाना चाहती है जहां पे कि चाहे असंगठित क्षेत्र का कोई शख्स हो, चाहे कामगार हो, चाहे आम गांव देहात का रहने वाला हो, कोई भी शख्स उसमें पैसे जमा करके एक पक्की पेंशन हासिल कर पाए। एनपीएस, अटल पेंशन योजना, मानधन योजना हो, उन सबको समाहित करके एक स्कीम सरकार लाना चाहती है। पीएफ मेंबर्स के लिए सरकार एक दूसरी स्कीम पर काम कर रही, जहां पे कि 1,000 रुपए की बजाय अब 7,500 रुपए की मिनिमम पेंशन आपको मिलेगी। ये कदम भी बहुत ज़्यादा एक बड़ा कदम साबित हो सकता है अगर इसको हाल फिलहाल में या जल्द लागू करने का सरकार फैसला लेती है, क्योंकि 1,000 रुपए की पेंशन का अगर आप इन्फ्लेशन के साथ उसको एडजस्ट करेंगे तो वो पीनट्स के जैसी है। इस हिसाब से अगर उसको 7,500 रुपए की पेंशन मिलती है और अगर आप एनपीएस या किसी दूसरी पेंशन स्कीम से जुड़े हुए तो वहां से आप उसकी भरपाई कर सकते हैं और इस तरह से एक सोशल सिक्योरिटी नेट को बढ़ाने की जो सरकार की कोशिश है वो एक बड़ा प्लान अचीव होता हुआ नजर आ सकता है। चलिए, तो बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती समय मनी 9 को दिया और तमाम विषयों को आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। तो आज के मनी सेंट्रल में बस इतना ही। कल के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9। मंच है तैयार फाइनेंशियल फ्रीडम समिट 3.0 के लिए। यहाँ जुड़ेंगे दिग्गज और होगी पैसों की बात। बड़ी शख्सियतों में होंगे महाराष्ट्र के यशस्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, बैंकिंग के बादशाह के मिस्त्री, शेयर बाजार को घर घर पहुंचाने वाले एनएसई के एमडी और सीईओ आशीष कुमार चौहान, बाजार के सरताज विजय केडिया। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में होगी बात ए बालासुब्रमण्यन और कल्पेन पारेख से। इंश्योरेंस सेक्टर के माहिर खिलाड़ी भी रहेंगे अनुज त्यागी और महेश बालासुब्रमण्यन। इन्वेस्टमेंट से लेकर म्यूचुअल फंड तक, देश की इकोनॉमी से लेकर इंश्योरेंस तक, आर्थिक जगत और पर्सनल फाइनेंस के हर मुद्दे पर बेबाक राय रखेंगे एक्सपर्ट्स। तारीख 5 मार्च दोपहर 3 बजे से मुंबई के ताज सेंटा क्रूज में। जुड़िए मनी 9 के साथ।